नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं माइनर पेपर इकोनॉमिक्स, जो कि सेमेस्टर 5th का है, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इस पेपर की वन स्टॉप क्लास को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के सेमेस्टर 5th में इकोनॉमिक्स माइनर पेपर रहा है, उन स्टूडेंट के लिए ये क्लास है बेहद खास। तो बात कर लेते हैं, बहुत आसान सा इसका सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी। छोटी क्लासों में भी आपने इसको पढ़ा है, छोटे-छोटे सेगमेंट में आपने इसको देखा है। ये जिसका सिलेबस है बहुत आसान सा है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी और चौथी, बहुत छोटा-सा इसका सिलेबस है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहली यूनिट की। पहली यूनिट में दोस्तों हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में और एग्रीकल्चरल के सेक्टर के बारे में। ये अपनी पहली यूनिट का सिलेबस है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य या फिर आधारभूत या मुख्य या प्रमुख विशेषताएँ। ये जो आपको दिख रहा है ये टॉपिक, ये 20 मार्क्स का जो सी सेक्शन का क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको ये देखने को डेफिनिटली मिलेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है। तो क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता? बात करते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ ए डेवलपिंग मिक्स्ड एंड डाइवर्स इकोनॉमी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो एक विकासशील है, मिश्रित है और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था है। इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझते हैं कि क्या होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करता हो और साथ ही में प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता हो, वर्क करता हो। इन दोनों का जो मिला हुआ स्वरूप होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में तो इंडिया की जब पहली 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी, तो उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमारे इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था। कुछ इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर को एक्सक्लूसिव दी गई थी, कुछ प्राइवेट सेक्टर को दी हुई थी और कुछ दोनों के लिए क्या रखी गई थी, ओपन रखी गई थी। और ये एक तरीके से ऑफ़िशियली हमने क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाएँगे। उसके बाद जब 1951 में हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक प्लानिंग हमने किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, तो उसमें और भी हमने इन चीज़ों को ज़्यादा अ, वरीयता के साथ लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो इंडिया फॉलोज ए मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वेयर बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली का पालन करता है, और जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल की सेक्टर्स लाइक रेलवेज, डिफेंस एंड पावर, यानी सरकार के पास रेलवे है, रक्षा है और बिजली जैसे प्रमुख क्षेत्रों को क्या करती है, सरकार एक्सक्लूसिव नियंत्रित करती है। प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रीज, सर्विस, ट्रेड एटसेट्रा, जबकि जो निजी क्षेत्र है उसमें उद्योग भी है, सेवाएं हैं और व्यापार भी है। इन सब कामों में निजी क्षेत्र भी बढ़ चढ़ के काम करता है और प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है वो भी काम करता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड है। सेकंड, एग्रीरियन इकोनॉमी, यानी कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी डिपेंड्स ऑन या डोमिनेटिंग ऑन एग्रीकल्चर। A large portion of the Indian population depends on agriculture for livelihood। भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो आजीविका के लिए आज किस पर निर्भर है, कृषि पे है। अगर हम बात करें जीडीपी में भारतीय कृषि का रोल, तो लगभग 17 टू 18% आज भी हमारे को कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। यानी कि यदि इंडिया की इकोनॉमी 100% है, तो उसमें 17 से 18 रुपये एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे इंडिया का तकरीबन 42% पॉपुलेशन का हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और दी लाइवलीहुड उस पे डिपेंड करता है, यानी जिनकी जीविकोपार्जन एग्रीकल्चर से होती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो कृषि है वो ग्रामीण रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। ऑल्दो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज डिक्रीजिंग, बट एग्रीकल्चर रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, यानी जीडीपी में इसका योगदान घट रहा है, परंतु अभी भी ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह काम करता है। ये हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में कि किस तरीके से ये बैकबोन का काम करता है। हाई पॉपुलेशन प्रेशर, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जैसा कि हमें मालूम ही है, भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है। यानी कि पहले चाइना हमसे आगे हुआ करता था और हमने वहाँ उसको भी बीट कर दिया, और अब हम इंडिया जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री बना हुआ है। तो ये हमारे संसाधनों पे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, इन सब पे एक जनसंख्या का जो प्रेशर है वो
ज़्यादा है। हाई पॉपुलेशन अफेक्ट्स रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो संसाधनों पर, रोजगार पर और आय वितरण को क्या करती है, वो प्रभावित करती है या उन पे वह ज़्यादा क्या करती है, प्रेशर उनमें आता है। इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप एक घर में एक ही हो तो आपने एक पानी का मटका भरा, वो पानी का मटका आपके 2 दिन तक चल जाता है, ये आपका रिसोर्स है। अब वहाँ घर में अगर फैमिली मेंबर अब 2 हो गए, तो यही मटका अब दो 2 दिन की बजाय 1 दिन चलने लग जाएगा। यहाँ पे बंदे 3 हो गए, तो अब इसको 1 दिन में 2 बार भरना पड़ेगा, यहाँ पे 4 हो गए, तो इसको 2-2 घंटे से भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस रिसोर्स पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। कब? जैसे ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। यदि हमने यहाँ पे रिसोर्सेज़ इंक्रीज़ नहीं किए, तो ये रिसोर्सेज़ प्रेशर में रहेंगे और इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये बाग आगे चल के इन्फ्लेशन का काम करेगा। तो जो हमारे रिसोर्सेज़ है, उन पे इसी तरीके से क्या आता है, प्रेशर आता है कि हमारे रिसोर्सेज़ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाते और उन पे क्या आता है, दबाव आता है। तो इंडिया की इकोनॉमी में ये क्या है कि प्रेशर का तौर पे काम करता है। लो पर कैपिटा इनकम, कम प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति की आय क्या होती है, यानी कि देश की जो आय है उसमें हमने देश की जनसंख्या का क्या किया, भाग दिया। भाग देने से एक बंदे के हिस्से में जो आया उसको क्या बोला, पर कैपिटा इनकम हमने कहा। तो भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो अंडर 2 लाख की ही है, यानी कि 2 लाख के अंदर-अंदर ही है, जो कि बहुत कम है। अगर हम विकसित कंट्री से अपनी कंपैरिज़न करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इवन दो इंडियाज़ टोटल नेशनल इनकम इज़ लार्ज, पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो बिकॉज़ इट्स डिवाइडेड अमंग ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। भारत की कुल राष्ट्रीय आय अधिक होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। हमारी आय तो बढ़ रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी क्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक बंदे के हिस्से में आने वाली इनकम का हिस्सा क्या है, कम है और प्रति व्यक्ति आय कम होने के पीछे बड़ा रीज़न है कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और संपत्ति का असमान वितरण होना। ए मेजर पोर्शन ऑफ वेल्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, यानी देश की एक बड़ी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में क्या है, सेंट्रलाइज हो रखी है। दिस लीड्स टू इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इससे अमीर और गरीब होता जा रहा है। ये लाइन हमने खूब पढ़ी है छोटी क्लासों में कि भारत की अर्थव्यवस्था अमीर को अमीर कर रही है और गरीब को और गरीब कर रही है। इसको आप एक्सप्लेन करो। तो ये आता है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि 20% लोगों के हाथ में देश का 80% वेल्थ है और 80% लोगों के हाथ में देश का 20% वेल्थ है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे इस खाई को, यानी इस गैप को, रिच और अमीर वाले गैप को, पुअर वाले गैप को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता ज़्यादा है। द इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स हैवीली ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेज। कृषि, वन, खनिज, जल संसाधनों पे हमारी निर्भरता ज़्यादा है। लार्ज लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज़ दी लार्ज वर्क फोर्स। ये एक पॉजिटिव है कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे विशाल श्रमिक शक्ति है, बट अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स मेजर प्रॉब्लम। परंतु बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पे देखने को मिलती है। तो ये भी इंडिया की या इकोनॉमी की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप कह सकते हो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी की अविकसित अर्थव्यवस्था है, या फिर आप कह सकते हो डेवलपिंग इकोनॉमी की विकसित अर्थव्यवस्था है। आप ये कह सकते हो कि प्लान्ड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, प्लान्ड है, नियोजित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी इसकी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जिसमें लैंड, मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट एंड पावर रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज, यानी कि भूमि संसाधन कैसा है। इंडिया हैज डाइवर्स लैंड टाइप। इंडिया में विविध प्रकार की भूमि पाई जाती है। कहीं पे फर्टाइल प्लेन है यानी उपजाऊ मैदान है, तो कहीं पे प्लेटोस है, फटार है, कहीं पे डेजर्ट और हिली रीजन है यानी रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र है। तो इंडिया की जो लैंड है वो डाइवर्सिफाइड है। लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट एंड माइनिंग। भारत की जो भूमि है यानी जो ज़मीन है, ज़मीन का उपयोग हम कृषि के लिए, आवास के लिए, उद्योग धंधे के लिए, वन और खनिज कार्य के लिए हम उसको क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो भूमि संसाधन हमारे पास देश का या फिर दुनिया का 7वां हम क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, तो हमारे पास भूमि संसाधन ज़्यादा है या यूँ कहें ठीक-ठाक क्वांटिटी में है। सेकंड बात करें मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन, इंडिया इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक। भारत में निम्न खनिजों में भारत क्या है, समृद्ध है। भारत के पास कोल यानी कोयला खूब है, आयरन और लोहा है, बॉक्साइट है, मैंगनीज़ है, माइका है, लाइमस्टोन है। ये वो सारे मिनरल्स हैं जिसमें इंडिया अपने आप में क्या है, रिच है, बहुत अच्छा हमारे पास ये क्या है, रिसोर्स है।
दीज मिनरल्स सपोर्ट इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और ये खनिज हमें इस्पात, बिजली उत्पादन और विनिर्माण कार्यों में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं, या इनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अच्छे से पनप पाती है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि खनिज संसाधन के मामले में इंडिया रिच कंट्री है। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, इंडिया के पास जल संसाधन। अब हम क्या कि रेगिस्तान वाले हैं या राजस्थान वाले हैं, तो राजस्थान में वाटर स्केर्सिटी हमें देखने को मिलती है। नो डाउट राजस्थान में पानी की समस्या है, लेकिन अगर हम इंडिया वाइज देखें, इंडिया हैज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर। भारत में कई नदियों का क्या है, नेटवर्क है, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और भी खूब सारी नदियाँ, खूब पूरी 12 महीने बहने वाली विशाल जाल है हमारे पास नदियों का। और वह काम कहाँ आती है, वाटर रिसोर्सेज सपोर्ट इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर एंड इंडस्ट्रीज। इस जल का उपयोग हम सिंचाई में, पेयजल में, जल विद्युत उत्पादन में और उद्योगों में इनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो भारत वाटर रिसोर्सेज में भी क्या है, एक समृद्ध देश है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो जो वन संसाधन है वो हमें टिमर, मेडिकल प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और ऑक्सीजन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस हमें प्रोवाइड करवाते हैं। लकड़ियाँ, औषधीय पौधे, वन्य जीव आवास, ऑक्सीजन और पारिस्थितिकी संतुलन हमारे को प्रदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर वन हमारे समृद्ध होंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी समृद्ध होगा, और एटमॉस्फेयर समृद्ध होगा तो हमारा हेल्थ वाइज समृद्ध होगा, और एक हेल्दी शरीर में ही पॉजिटिव या यूँ कहें वर्किंग एक्टिव माइंड निवास करता है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें क्या जनरेट करती है, हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमारे पास खूब है। फिर बात करें पावर रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन, एनर्जी हमारे पास क्या है, तो कोल बेस्ड यानी कि कोयला आधारित एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत है, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा है, जिसमें राजस्थान टॉप में आने लग गया है, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा है, और न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा है। तो एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास खूब है, और रिसोर्सेज यदि एनर्जी के खूब होते हैं तो डेफिनेट सी बात है, इंडस्ट्री सेक्टर इससे क्या करता है, ऊपर उठता है, तो इकोनॉमी को ये बेनिफिट देता है। दीज रिसोर्सेज हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ये संसाधन हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारा औद्योगिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और हमारी आर्थिक वृद्धि को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बात करते हैं अब पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की साइज़ और ग्रोथ यानी कि जनसंख्या का आकार और जनसंख्या की वृद्धि। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। आज हम बात करें तो इंडिया इस बात से जूझ रहा है कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी 140 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है, आबादी हमारे पास ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इसकी पॉजिटिविटी है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको हम यहाँ बात करते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री एट ए गिवन टाइम। जनसंख्या से आशय किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर रहने वाले कुल लोगों की जनसंख्या से, या कुल लोगों की संख्या, यानी कि एक देश की फिजिकल बाउंड्री में जो लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में जो लोग रहते हैं, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये किसी देश की आर्थिक योजना और विकास का क्या है, महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कि देश की जनसंख्या वहाँ की प्लानिंग को, वहाँ के डेवलपमेंट को क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, या उस डेवलपमेंट को क्या करती है, वो डिटरमाइंड करती है कि किस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए। आज हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ बात करते हैं, उनसे कंपेयर करते हैं, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, कम है। जनसंख्या कम है तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनको वो पॉजिटिव वे में हो पाती है, और इंडिया जैसे कंट्री में वही चीज़ क्या हो पाती है, इतनी पॉजिटिव नहीं हो पाती है। कई तरीके के फैक्टर एक साथ काम करते हैं। बात करें की फीचर्स ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएँ क्या है? ह्यूज पॉपुलेशन बेस, विशाल जनसंख्या आधार। इंडियाज क्रॉस्ड 1.4 बिलियन, 140 करोड़ पॉपुलेशन, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। यानी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को बनाती है। और जनसंख्या का वितरण काफ़ी क्या है, असमान है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ एरिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम बात करें दिल्ली की, हाइपर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जयपुर की बात करें, भरतपुर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और कुछ ऐसे एरिया जैसे हिली एरियाज़ है, राजस्थान का रेगिस्तान जैसा एरियाज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, वहाँ 2011 के अनुसार राजस्थान जैसलमेर की बात करूँ तो 17 व्यक्ति है, अरुणाचल की बात करें तो 17 व्यक्ति है। तो कहने का मतलब वहाँ डेंसिटी कम है, कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कुछ जगह कम है। रीजनल वेरिएशन यानी क्षेत्रीय असमानता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यू ये इसका पॉइंट हो गया।
states like Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, West Bengal have very high population. इन राज्यों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड हैव लो पॉपुलेशन, जबकि हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनमें जनसंख्या क्या है? कम है। तो रीजनल वेरिएशन है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और कुछ जगहों पे पॉपुलेशन क्या है? कम है। नेक्स्ट रूरल डोमिनेंस यानी कि ग्रामीण प्रभाव ज़्यादा रहा है। नियर बाई 65 टू 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन रूरल एरियाज। भारत के लगभग 60-70% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। दीज अफेक्ट्स ऑक्यूपेशन पैटर्न्स, इनकम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नीड्स, और इसका प्रभाव रोजगार पर, आय संरचना पर और विकास की आवश्यकताओं पर पड़ता है। क्योंकि गांव के हैं तो गांव के अकॉर्डिंग उनका ऑक्यूपेशन भी पैटर्न अलग होगा, उनके इनकम स्ट्रक्चर अलग होंगे, उनके डेवलपमेंट की नीड्स अलग होगी, उनके रिचुअल्स अलग होंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। बात करें लार्ज यंग पॉपुलेशन यानी युवा जनसंख्या हमारे पास खूब है। इंडिया हैज़ ए लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 15 टू 35 ईयर्स गिविंग ए डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत में जो जनसंख्या है उसमें से 30 से 35% लोग आयु वर्ग में है, यानी कि यूथ पॉपुलेशन है, जो कि जनसंख्या की जो जनसांख्यिकी है उसका लाभ हमें देता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिसको हम किस में काउंट करते हैं? वर्कशील पॉपुलेशन में, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ये देश का क्या है? भविष्य है, जिसको हम ये कह सकते हैं देश की इकोनॉमी है, जो कि उसका इंजन का काम करते हैं। दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं? जनसंख्या में युवा जनसंख्या का जो क्या होता है? हिस्सा होता है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह सकते हैं या उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ कि किसी समय के बाद एक समय या निश्चित समय में जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या के क्या कारण है, यानी कि रीजन बिहाइंड दी हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? कुछ रीजन है, उसको हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई बर्थ रेट यानी क्रूड बर्थ रेट ज़्यादा है, उच्च जन्म दर है, यानी कि आज हम बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने का एक रीज़न है कि यहाँ की जन्म दर क्या है? ज़्यादा है। उसके पीछे क्या है? ट्रेडिशनली इंडिया हैड ए हाई बर्थ रेट। भारत में परंपरागत रूप से जन्म दर अधिक रही है। इसके पीछे क्या कारण है? पहला, अर्ली मैरिजेज यानी कि कम उम्र में शादी होना। लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी होना, यानी कि प्रॉपर फैमिली प्लान नहीं हो पाना, या यूँ कहें जागरूकता की कमी की वजह से प्रॉपर लंबे-लंबे या यूँ कहें जॉइंट फैमिली का हमारा जो रिचुअल रहा है उसकी वजह से भी। जो अगला पॉइंट ये है, सोशल प्रेफरेंस फॉर लार्जर फैमिलीज़, बड़े परिवार की सामाजिक मान्यता रहती है। इस तरीके की मान्यता है इंडिया में, तो ये भी एक हाई बर्थ रेट का क्या है? एक रीज़न है। और लिमिटेड फैमिली प्लानिंग यूज़ और परिवार नियोजन से संबंधित सीमित उपयोग या इनके उपायों को सीमित तरीके से काम में लेना, ये क्या है? उच्च जन्म दर के कारण को बढ़ाता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर में कमी होना। एक तरफ हमारी जन्म दर क्या है? ज़्यादा, और दूसरी तरफ मृत्यु दर क्या है? कम। तो मरने वालों की संख्या कम है, अगर मैं आम भाषा में बात करूँ, जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हमारी जनसंख्या इस वजह से क्या है? ज़्यादा बड़ी है। ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन, और ये डेथ रेट क्यों हुई? हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का होना, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल का मिलना और बेटर न्यूट्रिशन यानी बेहतर पोषण होना, इन वजह से डेथ रेट में क्या आई है? कमी आई है। और जब डेथ रेट कम हुई है तो मरने वालों की संख्या कम है। आज अगर अपन बात करें, आज से 30 से 40 साल पहले बच्चों की यानी कि जो डेथ रेट होती थी, क्रूड डेथ सीडीआर होती थी, वो ज़्यादा हुआ करती थी। शिशु जल्दी मरते थे, या यूँ कहें कोई छोटी-मोटी बीमारियों से, पीलिया से मर गया, पोलियो से मर गया, हेपेटाइटिस से मर गया। बहुत ऐसी सारी बीमारियाँ थी जिनसे ईज़िली मर रहे थे। आज उन सारी बीमारियों के हेल्थ सुविधाएँ हैं, उन सब के वैक्सीनेशन आ गए हैं, तो डेथ रेट रियल में क्या हो गई? कम हो गई। जन्म दर ज़्यादा होना और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या क्या हुई है? तेज़ी से बढ़ी है। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, चिकित्सा जो तकनीक है उसमें सुधार हुआ है। डिजीजेज़ व्हिच वर वन्स फैटल आर नाउ ट्रीटेबल, यानी कि कोई जो रोग पहले गंभीर रोग हुआ करता था, अब उसका आसानी से क्या हो रहा है? उपचार हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, जो शिशु मृत्यु दर है उसमें भारी कमी आई है। दैट्स व्हाई जो डेथ रेट है वो कम हुई है और हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ी है। कल्चरल फैक्टर, अब सांस्कृतिक कारण भी है। इन मैनी कम्युनिटीज चिल्ड्रंस आर सीन एज एन इकोनॉमिक एसेट फॉर द फैमिली। कई समाजों में बच्चे को
परिवार की आर्थिक संपत्ति माना जाता है। तो ये एक कल्चरल फैक्टर भी रहा है कि बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग कमाने जाएँगे, ज़्यादा लोग कमाने जाएँगे तो परिवार की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी? अच्छी होगी। तो ये भी एक कल्चरल फैक्टर है जिससे जनसंख्या बढ़ी है। अब अगर ज़्यादा तेज़ जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके क्या परिणाम होंगे, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या परिणाम हैं? पहला, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, यानी संसाधनों पर क्या आएगा? दबाव आएगा। मोर पॉपुलेशन मीन्स मोर डिमांड फॉर फूड, वाटर, हाउसिंग एंड एनर्जी। यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भोजन की, पानी की, आवास की और ऊर्जा की माँग भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। माँग ज़्यादा होगी बट सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट अलग से आएगा। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी का होना और अपूर्ण बेरोजगार। आज इंडिया बेरोजगारी से जूझ रहा है। कई सारे स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा इस बात से क्या है, टेंशन्ड है या उनकी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है। लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज, कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड जॉब, सीमित रोजगार के लिए अधिक लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप राजस्थान जैसे स्टेट में देख पाते हो कि जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है आप उनमें देख के पाते हो कि पूरा हैंग हो जाता है शहर जब जिस दिन गवर्नमेंट एग्जाम होती है। और कुछ ऐसे पेपर भी है जिसमें कई लाखों लोग, 20, 30, 25 लाख तक लोग कैंडिडेट उसमें बैठते हैं, जबकि पोस्ट होती है बहुत लिमिटेड। तो ये बताता है कि जो पॉपुलेशन है, जॉब है, उन जॉब के लिए कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत हाई लेवल पे जाता है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम, कम प्रति व्यक्ति आय का होना। नेशनल इनकम इंक्रीजेज स्लोली, यानी नेशनल की इनकम की, यानी नेशनल इनकम है अपनी राष्ट्रीय आय वो धीरे-धीरे बढ़ती है बट पॉपुलेशन राइजेज रैपिडली, जबकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और इस वजह से पर कैपिटा इनकम क्या होती है हमारी? कम होती है। पॉवर्टी यानी कि गरीबी बढ़ती है। मोर पीपल शेयरिंग लिमिटेड रिसोर्सेज लीड्स टू वाइडर स्प्रेड पॉवर्टी, सीमित साधनों का अधिक बोझ अधिक लोग साझा करते हैं जिससे गरीबी क्या होती है? ज़्यादा फैलती है। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो सीधी-सी बात है, साथ में क्या बढ़ेगी? गरीबी। गरीबी बेरोज़गारी के साथ बाय वन गेट वन में आती है, तो ये उसके साथ ही और ज़्यादा बढ़ती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर्यावरणीय ह्रास होता है। ओवर यूज़ ऑफ लैंड, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर। भूमि का अत्यधिक उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण में वृद्धि होना, ये सारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं और ये सारे किससे लिंक्ड है? सीधा का सीधा पॉपुलेशन से लिंक्ड है। आज दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली जैसे शहर आज श्वास लेने जैसा नहीं है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हो रहा है, सॉरी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। उसके पीछे आप खुद रीजन जानते हो कि एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन पॉपुलेशन की वजह से होता है। बड़े बड़े शहरों में आप सारी चीज़ें देख पाते हो, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ये जो कहीं ये भी इसका एक परिणाम है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। रोल एंड इम्पोर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल है, क्या भूमिका है और क्या इसका महत्व है? अब हम बात करें इंडिया की, अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तकरीबन 50% हिस्सा किसका आता है? सर्विस सेक्टर का आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तकरीबन 28 टू 29% हिस्सा आता है इंडस्ट्री का और करीबन 16 टू 70% हिस्सा आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी का थर्ड लार्ज सेक्टर है। थर्ड लार्ज सेक्टर है बट अगर हम बात करें तो इंडिया की तकरीबन 42% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे है। तो कौन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे-धीरे कम भले ही से हो रहा है बट आज भी ये एक डोमिनेंसी बनी हुई है क्योंकि लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे डोमिनेंस है, एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इकोनॉमी में, एक रीढ़ का काम करती है। इस तरीके से करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ है। इट इन्फ्लुएंसेस इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये आय को, रोजगार को, व्यापार को और औद्योगिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। एग्रीकल्चर से कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ के लिए, कई तरीके के व्यापार के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल जनरेट होता है। एग्रीकल्चर से कई लोगों को रोजगार क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर के साथ कई तरीके की अलाइड एक्टिविटीज बनती है जिसमें डेयरी आता है, लैंड का काम आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, बहुत सारे ऐसे अलाइड एक्टिविटीज के काम होते रहते हैं, इसलिए ये बैकबोन का काम करती है। रोल की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि की क्या भूमिका है? पहला है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत। Agriculture and allied activities like dairy, fisheries, poultry employ more than 40% of India's workforce, यानी कि कृषि और कृषि के सहायक क्षेत्रों में भारत की तकरीबन 40 से अधिक प्रतिशत श्रमिक शक्ति को क्या देती है? रोजगार प्रोवाइड करती है। इट एक्ट्स एज अ मेजर लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन रूरल एरियाज, और अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहां पर ये आजीविका का प्रमुख साधन बनती है।
नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में योगदान। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 15 टू 18% टू इंडियाज जीडीपी, यानी भारत की जीडीपी में तकरीबन 15 से 18% का योगदान किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। इवन दो इट्स शेयर इज डिक्लाइनिंग, इट्स इंपॉर्टेंस रिमेन्स सिग्निफिकेंट, यानी इसका जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु इसका महत्व है आज भी ज़्यादा है, क्योंकि 42% के अराउंड लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे, यानी कि लगभग आधी आबादी भारत की एग्रीकल्चर पे ही डोमिनेंट है। दैट्स वाई ये क्या है? एक रीढ़ का काम भी करती है। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एसेंशियल फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, मैज, पल्सेज, ऑयल सीड, यानी कि कृषि से हमें आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त होता है, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, तिल आदि हमें खूब खाने को मिलता है, या यूँ कहें हम रिच फूड ग्रेन्स हमें प्रोवाइड होते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द नेशन हैज़ एनफ फूड टू फीड इट्स पॉपुलेशन। इससे हमें पता चलता है कि देश अपनी खाद्य ज़रूरतें पूरे करता है और खुद इस मामले में क्या है? आत्मनिर्भर है। और आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि सरकार आज भी उस ट्रेडिशन को लेके चल रही है कि आराम से गेहूँ की जो है यूँ कहे कि जो अपन बोलते हैं ना राशन के गेहूँ मिलते हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम फूड ग्रेन्स के मामले में क्या है आज रिच कंट्री है और इवन हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है, वो कौन करती है? एग्रीकल्चर करती है। मेनी इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कई उद्योग है जो कृषि आधारित है, लाइक कॉटन टेक्सटाइल यानी कपास वस्त्र उद्योग, शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग, जूट इंडस्ट्री जूट उद्योग, टी इंडस्ट्री चाय उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सारे किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इन सबको जो मटेरियल मिलता है वो किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। विदाउट एग्रीकल्चर दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट फंक्शन, और बिना कृषि के ये उद्योग चल भी नहीं सकते। तो ये इंडस्ट्रीज है, ये सारी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, इनको रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार में योगदान। इंडिया एक्सपोर्ट मेनी एग्रीकल्चरल गुड्स सच एज टी, कॉफी, स्पाइसेस, राइस, कॉटन, यानी चाय, कॉफी, मसाले, बासमती चावल, कपास, ये वो आइटम है जो इंडिया क्या करता है? दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, और इससे हमें मोटी अमाउंट में विदेशी मुद्रा क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये निर्यात व्यापार में या यूँ कहें फॉरेन ट्रेड में भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेबिलिटी, यानी सामाजिक स्थिरता। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स ए स्टेबल लाइवलीहुड टू मिलियंस, रिड्यूसिंग सोशल अनरेस्ट एंड माइग्रेशन। कृषि करोड़ों लोगों को स्थिर आजीविका प्रदान करती है, जिससे सामाजिक शांति तो मिलती है और प्लान क्या होता है? कम होता है, यानी कि लोग माइग्रेट कम होते हैं, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, और साथ में जो क्योंकि जब जीविका का साधन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है सोशल अनरेस्ट फैलेगा, अशांति फैलेगी। तो इस चीज़ को ये क्या करती है? रिड्यूस करती है, अशांति को रिड्यूस करती है और लोगों को एक स्टेबल लाइवलीहुड का क्या देती है? ऑप्शन देती है। तो ये भी इसका एक क्या है? बेनिफिट है। नेक्स्ट है रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका है। एग्रीकल्चर क्रिएट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज, यानी कृषि अगर होती है तो उद्योगों के लिए भी ये मांग पैदा करती है, लाइक फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, टूल्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तभी तो हम इनकी क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इनको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, और जो इंडस्ट्री इनको प्रोड्यूस करती है वो इंडस्ट्री चलती किस वजह से है? एग्रीकल्चर की वजह से। तो हम कहें कि उर्वरक हुआ, ट्रैक्टर हुए, और भी कई सारे इक्विपमेंट हुए, कृषि औजार हुए, कीटनाशक हुए, कई तरह की मशीनरी हुई, वो सारी कृषि औद्योगिक वृद्धि के साथ डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है, डायरेक्टली उनसे लिंक्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। एग्रीकल्चर सपोर्ट्स द रूरल रोड्स, मार्केट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, यानी कृषि ग्रामीण सड़कों को, बाजारों को, ऋण सुविधाओं और रोजगार कार्यक्रमों को सपोर्ट करती है। कैसे? अगर जैसे मान लो ये खेत है और यहाँ पे इन खेतों में क्या होती है? खेती बाड़ी होती है, या फिर यहाँ एग्रीकल्चर का काम होता है, और ये मार्केट है, तो मार्केट की ये मंडी है। इन खेतों का प्रोडक्शन यदि यहाँ लाना है तो इन खेतों को किससे जोड़ना पड़ेगा? सीधी-सी बात है, रोड से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, तो रोड का डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। सेकंड, मार्केट बनेंगे।
अब यहाँ पे किसान है तो किसान को कई तरीके की फाइनेंस की नीड पड़ेगी, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ इनके लिए बनेगी। और जब ये किसान है तो यहाँ पे कई तरीके के काम है, तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। कुछ लावणी करने वाले होंगे, कुछ खेत को जोतने वाले होंगे, कुछ क्या करने वाले होंगे, कुछ ट्रैक्टर चलाने वाले होंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा और ओवरऑल इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट की समरी की। हमने क्या पढ़ा इस यूनिट में? हमने इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात करी, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक देखी कि डेवलपिंग है, मिक्स्ड है, एग्रीरियन है, हाई पॉपुलेशन है, लो पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा हमने इसमें जाना। सेकंड हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी, जिसमें हमने लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, पावर्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ ग्रोथ की ये सारी जो ऊर्जा है वो विकास का आधार है, हमने ये देखा। पॉपुलेशन की बात करी कि लार्ज साइज है, ग्रोथ ज़्यादा है और प्रेशर ऑन रिसोर्सेज संसाधनों पर दबाव ज़्यादा है। एग्रीकल्चर की बात करी तो बताया कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इट प्रोवाइड्स फूड, ये हमें भोजन प्रोवाइड करवाती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है और कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एंड एक्सपोर्ट, और ये जीडीपी और निर्यात व्यापार में क्या देती है, योगदान देती है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। ये आपके यूनिट सेकंड का सिलेबस है, तो चलिए बात करते हैं यूनिट सेकंड की। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री रोल एंड चैलेंज, यानी कि उद्योग और उद्योग की भूमिका और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। Industry refers to the economic activities that involve the production of goods using raw materials, labor and capital। यानी उद्योग क्या होता है? उद्योग से तात्पर्य उन आर्थिक गतिविधियों से है जिनमें हम कच्चे माल, श्रम और पूंजी का उपयोग करके वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम इस पर लेबर लगाते हैं और इसमें हम कैपिटल इम्पोज करते हैं और इनको लगाकर इस रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड्स बनाते हैं, जो कि हमारी कई तरीके की नीड्स को कंप्लीट करता है। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का नाम देते हैं। एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। कई तरीके की ये उद्योग है जो कि कच्चे माल से क्या बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। रोल की बात करें तो रोल ऑफ इंडस्ट्री इन दी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की क्या भूमिका है। पहला, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अगर उद्योगों में वृद्धि होगी तो ये हमारे आर्थिक विकास को क्या करेगी, बढ़ाएगी। इंडस्ट्रीज इंक्रीज प्रोडक्शन, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी उद्योग उत्पादन को, आय को और रोजगार को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। दे हेल्प इन शिफ्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चरल बेस्ड टू ए मॉडर्न डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी यह अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आधुनिक और विकसित अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमने कहा कि एक बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जब इंडस्ट्री सेक्टर अगर डेवलप होगा तो इनमें जो काम करने वाले होंगे, यानी जो लेबर फोर्स होगा या वर्क जो फोर्स होगा, वो इस एग्रीकल्चर से शिफ्ट होगा किसकी तरफ, इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होगा। और इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, उससे निकलकर किसकी ओर जाएगी, मॉडर्न इकोनॉमी की ओर बढ़ेगी। तो ये इसका फ़ायदा है कि यदि इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज़्यादा डेवलप करती है। सेकंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे रोजगार का सृजन होगा। कैसे? इंडस्ट्रीज प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी उद्योग, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, रोजगार जनरेट करते हैं। फिर वो जो इंजीनियरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सर्विस हो, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर होता है तो जैसे मान लो इसका रॉ मटेरियल लाना, तो यहाँ पे एक नेटवर्क काम करता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, सर्विसेज भी आती हैं, कई तरीके की इंजीनियरिंग भी आते हैं। और फिर जब इसमें यहाँ पे गुड्स बनेगा तो इनको बनाने की जो मशीनरीज होती है वो भी किसी न किसी अदर इंडस्ट्रीज में बनती है। तो एक बड़ा नेटवर्क इससे क्रिएट होता है जो कि क्या जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में योगदान, यानी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अराउंड 27 to 30% टू इंडियाज जीडीपी, यानी भारत की जीडीपी में लगभग 27 से 30% हिस्सा उद्योगों का है। दिस स्ट्रेंथ्स द इकोनॉमिक बेस ऑफ द कंट्री, ये देश के आर्थिक आधार को मजबूत बनाता है और ये बताता है कि हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यानी हमने कहा कि फर्स्ट सेक्टर पे हम सर्विस सेक्टर को मान रहे हैं, यानी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सेकंड पे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और थर्ड पे किसका है, एग्रीकल्चर का है। बट एग्रीकल्चर में अभी भी डोमिनेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो वर्क फोर्स है जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि एक तरीके से छुपी हुई बेरोजगारी को भी कहीं न कहीं बताता है, इसको शिफ्ट करके कहाँ लेके आना, इंडस्ट्रीज़ की तरफ लाना। और ये कब होगा, जब इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, डेवलप होगा। इससे हमारे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जो कि हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट का काम करेगा और इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का काम करेगा।
अगला है इट एनकरेजेस टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। ये तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एडॉप्ट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट्स इनोवेशन। औद्योगिक क्षेत्र आधुनिक तकनीक को अपनाता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ये कृषि पर दबाव कम करता है क्योंकि इंडस्ट्रीज एब्जॉर्ब दी सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि उद्योगों में जो अतिरिक्त श्रमिक लगे हुए हैं वो कहाँ खप जाते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्री अपने आप वहाँ उसको डाइवर्ट कर देती हैं। दैट्स व्हाई इट्स रिड्यूसिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, कम होती है। आगे वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि बेरोजगारी क्या है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ये निर्यात वृद्धि में और विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में हेल्प करता है। कैसे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, मशीनरी, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स आर एक्सपोर्टेड ग्लोबली। क्योंकि इंडस्ट्री में बनने वाले इस्पात, मशीन, वस्त्र और रसायन, ये सारे उत्पाद हैं जो कि विश्व स्तर पे निर्यात किए जाते हैं। निर्यात किए जाते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है और हमारे निर्यातों में वृद्धि भी होती है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल एरियाज, यानी रीजनल डेवलपमेंट में ये क्या करती है, हेल्प करती है। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करती है। इससे जो क्षेत्रीय संतुलन है वह क्या होता है, कम। कैसे? जैसे मान लो आज हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का रेगिस्तान एक तरीके से बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। तो आज अगर जैसलमेर में सोलर प्लांट लग रहे हैं, जैसलमेर में आज विंड एनर्जी प्लांट लग रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं तो इनमें इनके लिए इंफ्रा तैयार होगा, इनके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन सारी तैयार होगी, इनमें काम करने वालों के लिए लेबर फोर्स की नीड पड़ेगी, तो इस एरिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि जो एरिया जयपुर साइड का है वो जो डेवलप्ड है उसके लिए अब क्योंकि यह एरिया कम डेवलप है और ये एरिया ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं असंतुलन, यानी कि 2 अलग-अलग रीजन का असंतुलित वे में डेवलप होना। जब इधर इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा, डेवलप होगा। तो इससे जो असंतुलन है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज़ रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेज़ की, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में उद्योगों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। पहला, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, यानी पूंजी और वित्त की कमी। यानी आप स्टार्टअप लेना चाहते हो, ये बात हम थोड़ी सी पुरानी कर रहे हैं, अभी तो खूब सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट खूब हेल्प कर रही है इन चीज़ों को रिगार्डिंग। बट हम इसको हम पढ़ेंगे 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 20 साल पीछे की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, यानी पूंजी और वित्त की समस्या है। स्टार्टअप के आइडिया थे लेकिन फाइनेंस के रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से वो क्या नहीं होते थे, धरातल पे नहीं आ पाते थे। इंडस्ट्रीज ऑफन फेस ए लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी उद्योगों को चल पूंजी या चालू पूंजी और दीर्घकालीन राशि के लिए या फंड के लिए कमी का सामना करना पड़ता है। सेकंड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी पुरानी और अप्रभावी तकनीक है। यानी इंडियन इंडस्ट्रीज स्टिल यूज ऑफ ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मशीनरी टू दैट्स रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि कई भारतीय उद्योग आज भी पुरानी मशीनरी का या तकनीक का उपयोग करते हैं जिससे उनकी उत्पादकता क्या होती है, कम। उत्पादकता कम होती है, मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, तो इससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा। कॉस्ट ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या होती है, ज़्यादा। और प्राइस ज़्यादा होती है तो हमें मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने में लगता है टाइम। और आज हम क्या कि मॉडर्न एरा में है जहाँ पे हम लिबरलाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़े हुए हैं। कई तरीके की मल्टीनेशनल कंपनी से हमें वहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमें चाइना का प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, क्योंकि चाइना का टेक्नोलॉजिकल के मामले में एडवांस है, तो उनकी कॉस्ट कम होती है तो प्राइस भी उनकी क्या होती है, कम होती है। तो हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ये भी हमारी इंडस्ट्रीज की क्या है, एक चुनौती है। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर आधारभूत ढांचा, लैक ऑफ गुड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्ट इंक्रीजेज प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि सड़क व्यवस्था हमारी इतनी कमजोर है, आप खुद देखते हो कितनी फूटी टूटी सड़कें होती हैं, और बिजली की समस्याएं रहती है, स्टोरेज की समस्या रहती है, और ये सारी समस्याएं हमारी कॉस्ट को क्या करती है, बढ़ाती है। कैसे? यदि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है तो यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो इससे क्या होता है, परिवहन कॉस्ट बढ़ जाएगी। परिवहन कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा। कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बाद में प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी कुशल श्रम की कमी। देयर इज ए गैप बिटवीन इंडस्ट्रियल स्किल रिक्वायरमेंट्स एंड एक्चुअल स्किल ऑफ वर्कर्स, यानी उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं और श्रमिकों के वास्तविक कौशल में बहुत अंतर है। वो इसके लिए मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा अनस्किल्ड रहा है।
कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नौकर पैदा कर दिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने स्किल को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तभी हम आज देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल को कितना ज़्यादा क्या दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है। प्रोफेशनल कोर्सेज़ और प्रोफेशनल लर्निंग को ज़्यादा फ़ोकस में लाया जा रहा है। वो इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर की क्या आ रही है, शॉर्टेज आ रही है और इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्ड लेबर। तो कहीं न कहीं वो जो कौशल है श्रमिकों में वो एक्चुअल में उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री को नीड है। ये भी क्या है, एक चैलेंज है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कच्चे माल की लागत क्या है, ज़्यादा। हाई रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस अफेक्ट इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, सीमेंट एंड टेक्सटाइल, क्योंकि इनके दामों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, जिससे ये जो इंडस्ट्रीज है उनकी कॉस्ट को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और मार्केट में इनकी डिमांड ज़्यादा है। वो कैसे हैं हम ये थोड़ी देर में जानेंगे। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड रेड टेपिज्म या रेड टेप, लाल फीताशाही और सरकारी देरी, यानी कि देयर आर टू मेनी फॉर्मेलिटीज एंड स्लो गवर्नमेंट अप्रूवल्स डिले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, यानी अत्यधिक औपचारिकताएं का होना और सरकारी मंजूरी में डिले होना, ये दोनों ही जो इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि करप्शन की वजह से भी इंडस्ट्रीज इफ़ेक्ट होती है, यूँ कहें वो भी एक चैलेंज है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, यानी आयात से प्रतिस्पर्धा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि हम आयात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनकी कॉस्ट कम होती है, प्राइस उनकी कम होती है, तो वो अपने सस्ते माल को ईज़िली यहाँ भेज देते हैं। तो ग्राहक ये नहीं जानता कि ये माल स्वदेशी है या विदेशी है, यानी ग्राहक को इससे कोई लेना-देना नहीं होता कि मुझे स्वदेशी सामान खरीदना है, विदेशी। ग्राहक देखता है अपनी पॉकेट। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 80% लोग मिडिल क्लास में ही हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि जो सस्ता होगा, उसको ज़्यादा खरीदा जाएगा। एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो वो चीप गुड्स को देखता है, वो उसमें मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका ये कुछ नहीं देखता। तो ये कॉम्पिटिशन है जो इम्पोर्ट से हमें ज़्यादा फेस करने को मिलता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ को चीप फॉरेन गुड्स क्रिएट अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि जो सस्ता विदेशी सामान है, ये भारतीय उद्योगों के लिए भारी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। क्योंकि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ओल्ड है, उनसे प्रोड्यूस होने वाले आइटम की कॉस्ट ज़्यादा है। और कई तरीके के इंडिया में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह दो या कुछ और जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, लेबर के रिगार्डिंग है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। वहीं जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, वो प्राइस में क्या है, सस्ते हैं। तो दैट्स व्हाई ग्राहक उसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, उनको कॉम्पिटिशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। ये बातें थी चैलेंज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की उद्योग, पीएसयूज़, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या है? इंडस्ट्रीज़ दैट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में होते हैं, उनको हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इंडियन रेलवेज, ओएनजीसी, सेल, भेल, एलआईसीज़ और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ, ऐसे एंटरप्राइजेज जो कि सरकार के स्वामित्व में हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का? डेवलपमेंट ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, यानी कि भारी और मूलभूत उद्योगों का विकास हमेशा पब्लिक सेक्टर से ही हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया जैसलमेर वाला, तो यदि मैं आपको एक ऑफर दूं कि आपके पास इतने करोड़ रुपए हैं, आप कहाँ इंडस्ट्री डालोगे, तो हम ज़्यादा उन्हीं एरिया की बात करेंगे जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मिल रहा हो, ईजिली अवेलेबल हो रहा हो। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप जैसलमेर में कोई दुकान खोलना चाहोगे रेगिस्तान में, तो वहाँ मना कर दोगे क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखोगे वहाँ सेल वगैरह नहीं होगी या फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होगी। तो इस एरिया में कौन जाएगा? इस एरिया को पब्लिक सेक्टर डेवलप करता है। कि यहाँ पर जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, पब्लिक सेक्टर लगाता है और धीरे-धीरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, तो यहाँ पे अपने आप ही कौन-सा सेक्टर आने लगता है? प्राइवेट सेक्टर आने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर से होता है, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगेगी तो डेफ़िनेट सी बात है कि रोज़गार भी जनरेट होगा और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय संतुलित विकास होगा। यानी अभी मैंने कहा जैसलमेर साइड का भी विकास विकास होगा और जयपुर साइड का भी विकास होगा। एंड इट प्रमोट सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की भावना से ये प्रभावित होता है। या यूँ कहें, जो सरकार के एंटरप्राइजेज है वो लाभ के लिए नहीं चलते, वो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चलते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा रोल है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज दैट ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, यानी वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन व्यक्तियों या निजी कंपनियों के पास होता है, उनको हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, अडानी ग्रुप, महिंद्रा, ये सारे निजी क्षेत्र के ही क्या है, एग्जाम्पल है। निजी क्षेत्र के क्या रोल है? इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, यानी कि यहाँ दक्षता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि निजी क्षेत्र में कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट होता है, गला काट होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है। तो नित्य नए ये इनोवेशन करते रहते हैं और नित्य नई एफिशिएंसी डेवलप करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का होना हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एफिशिएंसी को लाता है और इनोवेशन को मोटिवेट करता है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार उत्पन्न करते हैं। आज बहुत सारा जो काम करे चला ही क्यों रहा है, प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है इकोनॉमी को, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इट इंक्रीजेज कॉम्पिटिशन, ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा जब बढ़ती है तो इसको फ़ायदा किसको होता है? ग्राहक और आम जनता को होता है, क्योंकि उसमें ग्राहक का ज़्यादा फ़ायदा होता है। इट अट्रैक्ट्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये घरेलू के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भी क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है इट एक्सपेंड्स कंज्यूमर चॉइसेस, और ये उपभोक्ता के पास ऑप्शंस का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। जैसे मान लो आज आप मोबाइल लेना चाहते हो, तो मोबाइल आपके लिए 10 तरीके के आपके पास क्या है, मार्केट में ऑप्शन है कि ये ले लो, वो ले लो। आपको कोई फ़ैन चाहिए, तो 50 तरीके के आपके पास ऑप्शन है। आपको कुछ भी चाहिए, एक्स, वाई, ज़ेड काइंड ऑफ मटेरियल आपको अगर चाहिए, तो मार्केट में आपके उसके लिए आपके पास क्या है, ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आपको अगर वो चीज़ चाहिए, तो वो सिर्फ़ बजाज की मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना कंज़्यूमर को क्या देता है, चॉइस देता है। तो ये इसका क्या है, अच्छा रोल है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि यदि आप इंडियन इकोनॉमी को प्रॉपर वे में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो ऑलरेडी ये अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, और वहाँ पे इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे, तो आपको इंडियन इकोनॉमी की 4 क्लासेज़ आपको मिलेगी, यूनिट वाइज़ है, और इंडियन इकोनॉमी की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है विद आंसर। तो इस पेपर के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आपको ये वीडियोज़ भी देखने चाहिए, ताकि आप इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी वाकिफ़ हो सको। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस की, यानी औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त का मतलब हुआ उद्योगों को जिस वित्त की नीड होती है, फंड्स की नीड होती है, उसको हम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस मीन्स द फंड्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज फॉर स्टार्टिंग, रनिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस। औद्योगिक वित्त से तात्पर्य हुआ कि उद्योगों को आवश्यक धन से है, जो कि व्यवसाय शुरू करने, चलाने और विस्तार करने के लिए जरूरी होता है। सोर्सेज की बात करें, यानी कि जो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, इसके क्या स्रोत है, कहाँ से ये मिल सकता है? तो एक तो है इंटरनल सोर्सेज, यानी कि आंतरिक स्रोत, आंतरिक सेकंड गलत लिख दिया मैंने, आंतरिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, और एक होते हैं एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी स्रोत। आंतरिक क्या है और बाहरी क्या है, दोनों को हम झटपट ही जान लेते हैं। इंटरनल सोर्स की बात करें, तो आंतरिक स्रोत का मतलब हुआ कि कंपनी के अंदर से ही, जैसे मान लो ये हमारा बिजनेस है, और बिज़नेस की जो अर्निंग है, उसी से ही हमने अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो इन सोर्सेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स कहते हैं, जिसमें हमारे प्रॉफिट्स, यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी अपना सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं करती है, कुछ अपने पास रखती है। तो प्रॉफिट भी हमारे को इंटरनल सोर्स का काम करता है। हमारे रिजर्व, यानी कि हमने जो फंड वगैरह बना रखे हैं, जो हमने बचा रखा है पैसा, वो हमारा इंटरनल सोर्स का काम करता है। सेल ऑफ एसेट्स, यानी हमारी कोई पुरानी एसेट्स है, ओल्ड एसेट्स है, हमारे स्क्रैप्स है, उनको हम बेच देते हैं, तो उनसे जो हमें पैसा प्राप्त होता है, वो भी हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का काम करता है। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कम है, इसलिए हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं किस पे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे, जिसमें हमें बैंक आ जाए हैं, हम बैंकों से लोन लेते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईएफसीआई, ये इंडिया का पहला डीएफआई है, डेवलपमेंट फंड्स फाइनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 को। 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडिया का पहला फाइनेंस बॉडी है, ये कह सकते हैं। ये औद्योगिक वित्तों का अपेक्स इंस्टीट्यूट भी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, या यूँ कहें जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस देने वाली बॉडीज़ हैं, उनकी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो को ये रेगुलेट करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी की बात करें, 1992 के आसपास या 1988 में स्थापना हुई होगी इसकी। ये लघु उद्योगों को लघु उद्योगों को ये क्या देता है, लोन देता है। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हर स्टेट का एक राज्य वित्त निगम होता है, वो एक एक्सटर्नल सोर्स का काम करता है। शायद ये 1955 के अराउंड इनकी स्थापना होना स्टार्ट हुई थी।
और शेयर कैपिटल यानी कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेवेन्यू का सॉरी फाइनेंस का काम करता है। डिबेंचर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है जहाँ से एक बिज़नेस को, एक फर्म को, एक कंपनी को क्या मिलता है, फाइनेंस प्रोवाइड होता है। इंडस्ट्रीज नीड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस। यानी कोई भी इंडस्ट्री है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होती है, उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है। किसके लिए? उसके रोजमर्रा के काम यानी कि उसकी चालू संपत्ति या चालू पूंजी के लिए, मशीनरी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, खरीदने के लिए, और बिजनेस का विस्तार करने के लिए उसको किसकी नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है। बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो कि 1991 में आई थी, और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी जिसको हम एनईपी कहते हैं, इंट्रोड्यूस ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जब 1991 1992 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो आर्थिक संकटों है उनसे जब जूझ रही थी, तब हमारी इकोनॉमी में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ जिसको हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। और इस एलपीजी पॉलिसी को हमने नाम दिया नई आर्थिक नीति का। इसमें 3 कंपोनेंट है। सॉरी। पहला है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और थर्ड है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जिसको हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया है। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स, लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो उद्योगों पे अनावश्यक नियंत्रण था, जो लाइसेंस व्यवस्था थी और जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको क्या करना, हटाना, उनमें उदार हो जाना, उनमें लिबरल होना, दैट इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब टू एनकरेज प्राइवेट ओनरशिप टू रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, यानी कि व्यवसाय में सरकारी भूमिका को कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्या कहा गया, निजीकरण, यानी कि निजी सेक्टर को मोटिवेट करना ताकि वो इकोनॉमी में अपने आप को क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके। और फिर आता है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ओपनिंग इंडियाज इकोनॉमी टू दी वर्ल्ड थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी व्यापार और निवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व से के लिए खोल देना है, विश्व से जोड़ देना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हो जाना, यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दे कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली क्या हो सके, उसमें मूव हो सके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों का विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है, इट मीन्स सेलिंग गवर्नमेंट्स शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर्स कंपनी, सेक्टर कंपनी टू प्राइवेट इन्वेस्टर और दी पब्लिक, यानी कि विनिवेश का अर्थ हुआ कि सरकार द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें से अपनी हिस्सेदारी को क्या करना, बेचना। जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, ये सरकार की कंपनी है, पीएसयू है, इसमें 100 रुपए का 100 रुपया किसने लगा रखा है, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके 60 रुपए अपने पास रखे और 40 रुपए की हिस्सेदारी किसको बेच दी, प्राइवेट सेक्टर को। तो ये जो 40 रुपए की हिस्सेदारी बेची, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार इसका क्यों करती है, क्योंकि ये 40 रुपए सरकार ने कहाँ से ले लिए, प्राइवेट सेक्टर से। अब सरकार के पास ये 40 रुपए बच गए, अब सरकार इन 40 रुपए को कहीं और क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से अपनी शेयर की हिस्सेदारी को बेचना। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा करना, तो पहला, इट रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, ये इससे सरकारी बोझ कम होता है। इट इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑफ पीएसयू, इससे पीएसयू की दक्षता बढ़ती है। इट प्रमोट्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन, निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है। इट रेजेज फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में आसानी होती है। इट रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, और ये राजकोषीय घाटे को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। इस सारे उद्देश्यों से क्या की जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड में जो हमने पढ़ा उसकी समरी का, यहाँ पे टाइम हो गया है। हमने इंडस्ट्रीज को जाना कि इट इज एसेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट, यानी कि आधुनिकीकरण, रोजगार और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। हमने चैलेंजेस देखे कि लोड, हमारी जो टेक्नोलॉजी वो आउटडेटेड है, कैपिटल की हमारे पास कमी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू खूब देखने को मिलता है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एफिशिएंसी की बात करते हैं और इनोवेशन की ज़्यादा इसमें बातें होती हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस की बात करें तो हमें बैंक से आईडीबीआई, एसडीबीआई, आईएफसीआई और अदर कोऑपरेटिव और स्टेट फाइनेंशियल बैंकों से हमें प्राप्त होता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को देखा और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, तो सेलिंग गवर्नमेंट शेयर्स इन पीएसयूज, यानी कि पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी को क्या करना, बेचना, क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये हमने सेकंड यूनिट में जाना और अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की।
सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, यानी कि विदेशी व्यापार जिसको हम कहते हैं। विदेशों के साथ यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, यानी विदेशी व्यापार से तात्पर्य हुआ 2 या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होना। इट इंक्लूड्स यानी कि इसमें शामिल है import, export और balance of trade. Import means goods purchased from other countries. Export means and goods sold to the other countries. यानी कि आयात से मतलब हुआ दूसरे देश से वस्तुएं खरीदना, और निर्यात का मतलब हुआ दूसरे देश को वस्तुएं बेचना, और व्यापार संतुलन का मतलब हुआ आयात और निर्यात का क्या अंतर, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया और हमने इंपोर्ट किया। तो यदि हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का और इंपोर्ट किया हमने 80 रुपीज़ का, तो हमारा जो बीटीओ है वो कितना है? 20 रुपीज़, और ये हमारे लिए क्या है? अनुकूल, यानी कि फेवरेबल, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि हमारा बीटीओ क्या है? हमारे फेवर में है। और यदि ये उल्टा होता कि हमने एक्सपोर्ट किया 80 का और इंपोर्ट किया 100 का, तो 20 रुपए हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है, यानी कि हमारा विदेशी व्यापार हमारे लिए नेगेटिव है। यानी कि जहाँ पर ये यूँ कहे प्रतिकूल विदेशी व्यापार है, जो बीटीओ है, वो 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो बीटीओ का मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी विदेशी व्यापार का आकार आयात एवं निर्यात के मात्रा और मूल्य को क्या करता है? दर्शाता है कि हम कितना आयात कर रहे हैं और कितना हम निर्यात कर रहे हैं, इस मूल्य का है और उसकी क्या मात्रा है, उसको हम बोलेंगे साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड। की फीचर की बात कर लेते हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली स्पेशली आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स, यानी कि 1991 के जो सुधार हुए हैं जिसमें हमने एलपीजी की बात करी थी, उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार काफ़ी बढ़ा है। टोटल ट्रेड जिसमें एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट्स है हैज़ ग्रोन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यानी कुल व्यापार वैश्वीकरण के कारण बढ़ा है, जिसमें हमारा निर्यात व्यापार भी बढ़ा और हमारा आयात व्यापार भी बढ़ा है। इंडिया नाउ ट्रेड्स विद मोर देन 200 कंट्रीज, यानी आज के समय में इंडिया 200 से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है। इंडिया इज अमंग द टॉप ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज लाइक आईटी, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। सेवाओं के निर्यात में भारत विश्व में शीर्ष शीर्ष देशों में क्या है? शामिल है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया टॉप पे है एक्सपोर्ट के मामले में। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि भारतीय जो विदेशी व्यापार है उसकी क्या संरचना है। कंपोजिशन मीन्स टाइप्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, यानी क्या तो इंडिया निर्यात करता है और क्या इंडिया आयात करता है, उसका क्या कंपोजिशन है, उसको हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जिसमें बात करें मेजर एक्सपोर्ट्स की, यानी कि हम मुख्यतया क्या निर्यात करते हैं, तो पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स यानी औषधियाँ, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स यानी वस्त्र और परिधान, केमिकल्स यानी रसायन, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक कॉफ़ी, टी, स्पाइसेज, राइस एटसेट्रा। ये हमारे मुख्य निर्यात आइटम्स हैं जो हम दूसरे देशों को बेचा करते हैं। बात करते हैं मेजर इंपोर्ट्स की, हम क्या आयात करते हैं, जिसमें पहला आता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, गोल्ड एंड सिल्वर यानी चांदी और सोना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरीज, हेवी मशीनरीज की बात करें, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, केमिकल्स लाइक रसायन, और आयरन एंड स्टील यानी कि लोहा और इस्पात हम मेजरली आयात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, किस दिशा में है इंडिया का फॉरेन ट्रेड? तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द कंट्रीज विद विच इंडिया ट्रेड्स मोस्ट, यानी कि कहाँ से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किन को हम ज़्यादा किन से को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम मेजरली अपना निर्यात करते हैं यूएसए को, यूएई को, बांग्लादेश को, नीदरलैंड्स को, यूके, चाइना और सिंगापुर को, जबकि हम आयात करते हैं ज़्यादातर चाइना से, यूएई से, सऊदी अरब से, इराक से, यूएसए से और रसिया से। ये हमारे मुख्य इंपोर्ट के सोर्स है और ये हमारे मुख्य एक्सपोर्ट के सोर्सेज हैं। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि विदेशी व्यापार नीति की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रेटेजीज दैट रेगुलेट एंड प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विदेशी व्यापार नीति का मतलब हुआ सरकारी नीतियों, नियमों, रणनीतियों से है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है? नियंत्रित करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। इंडिया अनाउंसेज ए न्यू एफटीए यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एवरी 5 ईयर, यानी भारत हर 5 वर्ष में एक नई व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति जारी करता है। क्या ऑब्जेक्टिव है विदेशी व्यापार नीति के? पहला, इट प्रमोट्स
एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को बढ़ावा देती है, प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, सब्सिडीज, टैक्स एक्सम्पशंस एटसेट्रा। यानी कि जो हमारी पॉलिसीज होती है उसमें कई तरीके की योजनाएं सरकार बताती है, कई तरीके की स्कीम्स बताती है, कई तरीके के वो चीज़ें बताती है, सब्सिडीज बताती है जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है कि आप ये सब करोगे तो ड्यूटी फ्री होगा, इससे आपको ये सब्सिडी मिलेगी, इतनी छूट वगैरह मिलेगी। तो ये हमारी विदेशी व्यापार नीति का क्या है, एक उद्देश्य है। इसके अलावा इट रिड्यूस ट्रेड डिफिसिट, ये व्यापार घाटा कम करने में फ़ायदा करती है। इनक्रेज एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड रिड्यूस अननेसेसरी इम्पोर्ट्स, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करती है और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए इंसिस्ट करती है। इट इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाती है। टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रीज टू compete ग्लोबली थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी, यानी उद्योगों को बेहतर तकनीक और गुणवत्ता अपनाने के लिए सहायता देती है ताकि वो विश्व लेवल पे अपने आप को इस काबिल बना सके कि वो उनसे विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सके। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार बढ़ाती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज क्रिएट मोर जॉब, यानी कि जो निर्यात आधारित उद्योग है वहाँ पे जॉब और अधिक सृजित होते हैं। इट अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट एफडीआई एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि विदेशी निवेश आकर्षित करती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक को बढ़ाती है और व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देती है। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स, यानी इंक्रेज न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स, यानी कि निर्यात विविधीकरण लाती है, नए उत्पाद और नए बाजार को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो ये सारे उद्देश्य हैं विदेशी व्यापार नीति के। अब बात करते हैं प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड 5 ईयर प्लान, यानी कि आर्थिक नियोजन। ये ऐसा चैप्टर है, यानी पंचवर्षीय योजना है। तो आपने जब से इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है, लाइक 6th क्लास से, तब से आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या होती है 5 ईयर प्लान। Economic planning is a systematic process where the government sets goals and allocates resources to achieve development objective, यानी आर्थिक नियोजन वह प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें सरकार विकास लक्ष्य निर्धारित करती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रॉपर वे में आवंटन करती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया अडोप्टेड 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम 95 टू 2017, यानी कि 1951 से 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हुई। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने 1950 में 15 मार्च 1950 को हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, यानी योजना आयोग बना। 1 अप्रैल 1951 से हमने पहली 5 ईयर प्लान डाला और ये 5 ईयर प्लान हमारे कहाँ तक चले, 2017 तक, जो कि 12वीं 5 ईयर प्लानिंग थी हमारी। इन बिटवीन हमने हर योजना का एक अपना टारगेट रखा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने उस हिसाब से उसमें प्लानिंग करी और इस करते हुए हम हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते हुए आए। इस पूरी प्रोसेस को हमने प्लानिंग इन इंडिया कहा या इकोनॉमिक प्लानिंग कहा। इसमें क्या-क्या उतार-चढ़ाव हुए हैं, इसकी डिटेल में मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। ऑब्जेक्टिव क्या है 5 ईयर प्लान के, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य? पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, यानी इंक्रीज नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय और उत्पादन को बढ़ाना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि रोजगार सृजन करना। प्रोवाइड जॉब्स बाय एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, यानी कृषि उद्योग और सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाना। रिडक्शन ऑफ पोवर्टी, यानी कि गरीबी का उन्मूलन करना। इम्प्लीमेंट पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लाइक IRDP, मनरेगा एटसेट्रा। इस तरीके के प्रोग्राम लाकर जो आम जनता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको क्या देना, गरीबी से ऊपर आने के लिए सपोर्ट करना, उनको रोजगार जनरेट करना। ये प्लानिंग का क्या है, उद्देश्य है। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देना ताकि जो पिछड़े क्षेत्र है वो भी क्या कर सके, डेवलप हो सके। नेक्स्ट सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड लाइक अपलिफ्ट वीकर सेक्शन लाइक SC ST OBCs, यानी कि असमानताओं को कम करना और जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको ऊपर लाना। मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना। बाय यूज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग में आधुनिक तकनीक का उपयोग करेंगे तो हम धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। सेल्फ रिलायंस को लाना, यानी आत्मनिर्भरता को लाना। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स एंड प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य रहा है। यदि आप जानना चाहते हो इकोनॉमिक प्लानिंग को डिटेल में, इसके लिए 2 वीडियो देख लीजिए आप, इनके लिंक मैं बायो में दे दूंगा कि आर्थिक नियोजन क्या है और सारी पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक किस तरीके से चली। ये 2 वीडियो आपकी इस यूनिट की रामबाण क्लास बनेंगी। इन वीडियोज़ को देखने के बाद
आपको कभी भी 5 ईयर प्लान पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों के दोनों बहुत डिटेल में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है, पहले इसको समझते हैं। नीति आयोग का मतलब ये नहीं कि वो नीतियाँ बनाता है। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमने 1950 में क्या बनाया? योजना आयोग बनाया, योजना आयोग। और 2014 में सरकार का रुख बदला और केंद्र में मोदी सरकार ने रूलिंग पार्टी बनी और 1 जनवरी 2015 को 1/1/2015 को योजना आयोग को खत्म करके इसके स्थान पर कौन-सा आयोग बना दिया? नीति आयोग लेकर आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र क्या है, उसको हम नीति आयोग में पढ़ते हैं। नीति आयोग वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, यानी कि इसकी स्थापना 2015 में की गई और जिसने योजना आयोग को का स्थान लिया था, यानी योजना आयोग की जगह इसका बनना हुआ था। क्या काम करता है नीति आयोग? फंक्शंस क्या है? एक्ट एज ए पॉलिसी थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट, ये सरकार के लिए नीतिगत सलाहकार यानी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, से केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। टू फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड विजन डॉक्यूमेंट्स, ये दीर्घकालीन रणनीतियां बनाता है और विजन दस्तावेज तैयार करता है। इसके विजन 15 साल के हैं। तो आप जब इसको पढ़ोगे, नीति आयोग की एक्सक्लूसिव जो क्लास है उसमें आप देखोगे तो नीति आयोग 20 से 25 मिनट में आपका पूरा नीति आयोग कंप्लीट हो जाएगा। इट एनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार और उद्यमिता को ये प्रोत्साहित करता है। इवेलुएट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, ये सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करता है और उनमें सुधार करने का सुधार के सुझाव भी देता है। टू प्रमोट डिजिटल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एटसेट्रा, इन सब को भी ये डेवलपमेंट का क्या करता है? बढ़ावा देता है। आप चाहते हो नीति आयोग को पूरा समझना, चाहे वो एग्ज़ाम कोई भी हो, ए टू ज़ेड, एक ही क्लास में आप नीति आयोग की सारी बातें समझ पाओगे। ये इस क्लास की रामबाण है, जिसका मैं लिंक बायो में दे दूँगा और जो हमारे इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये क्लासेज़ मिल जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंडियन इकोनॉमी यदि आप पढ़ रहे हो, तो ये क्लासेज़ आप ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 की समरी की। हमने जाना फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार, जिसकी साइज़ देखी है, एक्सपोर्ट इंक्लूड, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स हमने देखे। कंपोज़िशन की बात करी कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो कंपोज़िशन है फॉरेन ट्रेड की, वो प्राइमरी से मैन्युफैक्चर्ड आइटम पे शिफ्ट हो रही है। डायरेक्शन की बात करें, हमारे मेजर पार्टनर यूएसए, चाइना, यूएई और यूरोपीय संघ हमारा है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करी जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है और बैरियर्स को रिड्यूस करने का काम करता है। प्लानिंग की बात करी, 5 ईयर प्लान्स की बात करी, ये डेवलपमेंट की बातें करती हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं और ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। नीति आयोग की बात करिए, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये मोटिवेट करता है और साथ में पॉलिसी के रिगार्डिंग सरकार को एडवाइस भी देता है। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी। क्या होती है गरीबी? हमने छोटी क्लास में खूब पढ़ा है और अगर हम लिटरली अगर हम इसको देखते हैं तो हमने राजस्थान में भी इसको खूब अपने आसपास या कोई ऐसा अपने में भी हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में हम हो कि ऐसी सिचुएशन परिवार की जिसमें हम अपने परिवार के लिए बेसिक नीड्स भी नहीं फुलफिल कर पाए। तो अगर इस सिचुएशन में कोई परिवार है तो इस सिचुएशन का नाम क्या है? गरीबी है। यानी कि poverty refers to a condition where individuals lack sufficient income and resources to meet out basic needs such as food, clothing, shelter, health and education। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या नहीं हो, पर्याप्त आय और संसाधन नहीं होते हैं। उस दशा का नाम क्या है? गरीबी है। टाइप्स क्या है गरीबी के? गरीबी के प्रकार क्या-क्या है? पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि शकल गरीबी, जिसको हम सापेक्ष गरीबी भी कहते हैं, सॉरी निरपेक्ष निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या होती है? व्हेन इनकम इज बिलो द मिनिमम नीडेड टू सर्वाइव, यानी कि जब न्यूनतम जीवन यापन के स्तर से भी अगर आय कम है तो वह क्या कही जाती है? शकल गरीबी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। जो वास्तव में क्या होती है? गरीबी की सिचुएशन होती है जहां पर किसी व्यक्ति के पास इतने भी आय के संसाधन नहीं है कि वो न्यूनतम जीवन यापन कर सके। सेकेंड, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी, यानी कंपैरिजन ऑफ इनकम लेवल्स विद इन सोसाइटी, यानी कि जब हम समाज के भीतर ही आय स्तर की तुलना करते हैं, एक थोड़ा ज़्यादा अमीर है, एक उसके सामने कम अमीर है या गरीब है, तो ये जो कंपैरिजन है ये बताता है सापेक्ष गरीबी। यानी कि एक महीने के 20,000 रुपए कमाने वाला और एक महीने का 10,000 कमाने वाला है, तो दोनों में कौन गरीब है? 10,000 वाला है, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी कही जाती है।
फिर आता है अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, यानी कि ग्रामीण और शहरी गरीबी। प्रॉब्लम्स डिफर बिटवीन विलेज एंड सिटी एरियाज। गांव और शहर में गरीबी की अलग अलग समस्याएं अलग अलग लेवल पे हमें देखने को मिलती है। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ पॉवर्टी, बेसिकली एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी होती है, और अगर हम इसको और ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड करें तो अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी भी होती। कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? पहला है लो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी न्यूनतम आय का होना, यानी कम आय का होना, और बेरोजगारी का होना। नॉट एनफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी, जब रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं तो बेरोजगारी की हालत से गरीबी पैदा होती है। पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। हाई पॉपुलेशन रिड्यूस पर कैपिटा इनकम, जनसंख्या ज़्यादा होने से प्रत्यक्ष आय कम हो जाती है, और रोजगार के अवसर की मांग ज़्यादा हो जाती है तो बेरोज़गारी पग पसार लेती है। फिर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, कृषि में उत्पादकता का कम होना। इट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑल्सो, ये पारंपरिक खेती पर निर्भरता ज़्यादा होने से जो कृषि है उसकी उत्पादकता क्या है, कम है। दैट्स वाई गरीबी ज़्यादा हो रही है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिच पुअर गैप, यानी कि आय का असमान वितरण का होना, गरीब और अमीर के बीच एक बड़ी खाई का होना। सोशल फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी, कास्ट इश्यूज एंड जेंडर इनइक्वालिटी, यानी सामाजिक कारणों की बात करें तो अशिक्षा का होना, जातिगत भेदभाव का होना, लैंगिक असमानता का होना भी कहीं न कहीं बेरोजगारी को बढ़ावा देता है और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इस वजह से भी गरीबी क्या है, पनपती है। कॉन्सिक्वेंसेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जब होती है तो इसके क्या प्रभाव है, गरीब लोगों में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पुअर हेल्थ रहता है, मलन्यूट्रिशन यानी कि खराब स्वास्थ्य का होना, कुपोषण का बढ़ना, लो एजुकेशनल अटेनमेंट यानी शिक्षा का कम होना, हायर क्राइम यानी कि अपराध में वृद्धि, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाता है, तो ये भी इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे आर्थिक विकास में क्या होती है, कमी होती है, यानी कि एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स कहीं न कहीं इम्पोज़ नहीं हो पाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो ये भी इसकी एक कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलती है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या है? किसी व्यक्ति की काम करने की इच्छा है, उसने काम की क्या करी? तलाश करी, तलाश करने के बावजूद उसे काम नहीं मिल पाया, इस सिचुएशन का नाम क्या है? बेरोज़गारी। यानी कि ऐसे नहीं कि आप बैठ गए घर पे, आपकी इच्छा ही नहीं है, तो आप बेरोज़गार नहीं हो। काम करने की इच्छा है और आप उसको ढूँढ रहे हो, फिर भी आपको काम नहीं मिल पा रहा, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको काम मिल ही नहीं रहा, वो सिचुएशन बेरोज़गारी कही जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation where people who are willing and able to work do not find employment, यानी बेरोज़गारी वह स्थिति है, जब काम करने की क्षमता और इच्छा होने के बावजूद व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल पाता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बेरोज़गारी के क्या प्रभाव है? पॉवर्टी यानी कि बेरोज़गार व्यक्ति या बेरोज़गारी क्या जन्म देती है? गरीबी को जन्म देती है। सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक तनाव होता है, यानी कि बेरोज़गार आदमी कुछ और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने लगता है। माइग्रेशन को, यानी कि लोग शहर छोड़कर या वह जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जाते भी हैं। तो ये माइग्रेशन या पलायन को बढ़ावा देता है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और यह आर्थिक विकास में कमी लाता है, क्योंकि बहुत बड़ा लेबर फोर्स कहीं न कहीं फिर से इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में इम्पोज़ नहीं हो पाता। बात करें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के प्रकार क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, मेनली इन एग्रीकल्चर, वर्क ओनली इन सर्टेन सीजन, यानी किसी सीजन विशेष में काम का मिलना और बाद में बेरोजगारी का रहना मौसमी बेरोजगारी कही जाती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि गुप्त या छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि जिसमें वर्कर काम करता हुआ तो दिखता है बट उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम पर लगे होते हैं, उससे उत्पादकता नहीं बढ़ती है, वो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी, चेंजेज इन इकोनॉमिक कॉजेज, मिसमैच ऑफ स्किल, यानी अर्थव्यवस्था में बदलाव से कौशल का असंतुलन होना। जैसे फॉर एग्जांपल आज ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया, तो अगर कोई ऐसा शिक्षक या टीचर जो कि ऑनलाइन पढ़ा नहीं पा रहा है, बहुत अच्छा टीचर है, ऑफलाइन आप उससे पढ़ते हो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करना नहीं जान रहे हैं और उस मौसम में यदि वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर वह क्या करता है, पर्टिकुलर स्किल सीखता है और फिर उसके बाद उस स्किल को सीखकर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करता है, यानी कि जब स्किल की वजह से बेरोज़गारी पैदा होती है, इकोनॉमी में चेंज हो गया और स्किल अपग्रेड नहीं हो पाया, उस समय पे जो बेरोज़गारी होती है जिसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर आता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ विद डिग्रीज बट नॉट जॉब्स, यानी शिक्षित बेरोज़गारी, डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स पीपल वर्किंग बिलो देयर कैपेसिटी और स्किल लेवल, यानी अल्प बेरोज़गारी का मतलब हुआ क्षमता से कम स्तर पर काम करना, यानी आपकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा है, आप डिज़र्व और ज़्यादा करते हो बट आपको
मिल उससे कम रहा है, दैट इज़ अल्प रोज़गार। ये बेरोज़गारी के प्रकार है। कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी के क्या कारण हैं? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योगों का विकास धीमा रहा है, तो उससे रोज़गार के अवसर कम पैदा हुए। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हमारी कृषि की व्यवस्था पारंपरिक रही। लैक ऑफ स्किल यानी कौशल की कमी का रहना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ यानी तकनीकी परिवर्तन का होना। करप्शन एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, भ्रष्टाचार का होना और कमज़ोर प्लानिंग का होना भी बेरोज़गारी को क्या करता है? बढ़ावा दिया है, बेरोज़गारी को बढ़ावा मिला भी है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को हिंदी में कहें तो मुद्रास्फीति, और भी अगर सरल भाषा में कहूँ तो महँगाई। इससे आप इज़िली समझ पाओगे। इन्फ्लेशन मीन्स रेफर्स टू ए कंटीन्यूअस राइज़ इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, यानी कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार क्या होती हो? वृद्धि होती दिखती हो। उस सिचुएशन का नाम क्या है? इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी क्यों होता है? एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि माँग खींच मुद्रास्फीति यानी माँग की वजह से, यानी कि माँग का जब अचानक बढ़ जाती है, माँग बढ़ जाती है और उस अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो उससे क्या होती है? प्राइस बढ़ती है। इसको भी ये डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन कही जाती है। फिर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेज, यानी कि जब उत्पादन की लागत बढ़ जाए। लागत बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है उसकी क्या बढ़ेगी? प्राइस बढ़ेगी। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि आयातित मुद्रास्फीति, प्राइस राइजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट, यानी कि आयात लागत बढ़ने की वजह से कीमत का बढ़ना। हमने आयात किया और आयात की लागत क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा हुई तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? ज़्यादा हुई। उस वजह से कीमत का बढ़ना आयातित मुद्रास्फीति। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि ड्यू टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लाइक लो सप्लाई, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपूर्ति की कमी का होना और वितरण की समस्याओं के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के बढ़ने के, क्या कारण है? तो पहला इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, आपूर्ति में वृद्धि होना, यानी कि आज जैसे आप देख रहे हो मार्केट में ₹1 का सिक्का अगर आपको कहीं गिरा हुआ मिलता है तो आप उठाओगे भी नहीं, आपका खो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आज से 20 साल पहले अगर किसी का ₹1 का सिक्का खो रहा था तो उसकी टेंशन हो रही थी। आज ₹10 तक कोई चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, जो मतलब बहुत आसान हो गया। ₹100 तक का आइटम आपको बहुत ईज़ी लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई तो मार्केट में प्राइस बढ़ गई। तो मनी सप्लाई की वजह से क्या आया? इन्फ्लेशन बढ़ा। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, उस अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ पाई प्रोडक्ट्स की, तो वस्तुओं की कमी की वजह से, क्योंकि डिमांड तो हो गई और सप्लाई नहीं हो पाई तो डेफिनिटली क्या बढ़ी? उसकी प्राइस बढ़ी। इंक्रीज़ इन वेजेज़, मज़दूरी की रेट बढ़ी। राइजेज़ इन टैक्स, करों में वृद्धि हुई। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। और एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार का व्यय अधिक हुआ, इससे लोगों के पास और भी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ी। इन सारी चीज़ों से एक ही हुआ कि मार्केट में क्या बढ़ी? डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई, और क्या हुआ रीज़न? प्राइस का बढ़ना हुआ, जिसको हमने इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने के। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है? रिड्यूस परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति को ये कमी करता है, यानी कि यूँ कहें तो ये जो हमारी मनी है, मनी की जो बाइंग पावर है, तो ये क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। मीन्स जैसे मैं बात करूँ पार्ले जी की, तो आज से थोड़े साल पहले थे कि ₹5 का आता था पार्ले जी और उसमें कितने पीस आते थे? 16 पीस आते थे, या यूँ कहें ₹4 का आता था जब हम छोटे थे तब। तो ₹4 का पार्ले-जी आता था, 16 पीस आते थे। 1 पीस से आप ₹1 से कितने पीस खरीद पा रहे थे? 4 पीस। और आज आप देखते हो ₹5 का पार्ले-जी आता है और उसमें 6 या 7 पीस आते हैं। तो आप देख रहे हो कि ₹1 की जो बाइंग पावर है, जो 4 पीस थी, वो बहुत कम हो चुकी है। तो जो परचेजिंग पावर है मनी की, उसको ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। इंक्रीज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन की लागतें बढ़ाता है, यानी महँगाई बढ़ती है तो सीधी-सी बात है, चीज़ें महँगी होती हैं। वाइडेनिंग इनइक्वालिटी, असमानता में वृद्धि करता है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का धीमा पड़ जाता है। इंक्रीजेज ब्लैक मनी, और ये काले धन को बढ़ावा देता है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। अब बात करते हैं रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि क्षेत्रीय असमानता मीन्स क्या है? रीजनल इनइक्वालिटी रेफर्स टू इन अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स इन ए कंट्री, यानी कि क्षेत्रीय असमानता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास में क्या होना? असमानता का होना, यानी कि अभी हमने कहा देश का एक हिस्सा का डेवलपमेंट होना, एक हिस्से का, और एक हिस्से का बैकवर्ड रह जाना, ये क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय असमानता कहा जाता है। ओजेज क्या है? क्यों होता है ऐसा?
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का असमान वितरण होने से, डिफरेंस इन रिसोर्सेज, संसाधनों में अंतर होने से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कमजोर बुनियादी ढांचे के होने की वजह से, लो इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, और जो पिछड़े क्षेत्र है उनमें कम इन्वेस्टमेंट होने की वजह से, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेशन यानी कि प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से, और एजुकेशन एंड स्किल डिफरेंस, शिक्षा और कौशल में अंतर होना या कमी होने की वजह से भी, सॉरी, कमी होने की वजह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। एक एरिया पे ज़्यादा फोकस हो जाता है और एक एरिया नेग्लेक्ट हो जाता है। इसके इफ़ेक्ट क्या आते हैं? जो बैकवर्ड एरिया वहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। सोशल टेंशन यानी सामाजिक तनाव बढ़ता है। स्लो नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास में मंदी आती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू रीजन्स यानी संपत्ति कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित रह जाती है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, यानी कि आरडीपी। ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है? यानी कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में क्या करना? सुधार करना। किसी पर्टिकुलर योजना के माध्यम से, पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से, तो उस प्रोग्राम का नाम रूरल डेवलपमेंट है और इस काम का नाम है रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। अब मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन-कौन से हैं? जिसमें पहला नाम आता है मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, यानी कि ग्रामीण परिवारों को 1 साल में 100 दिनों का सुनिश्चित ग्रामीण गारंटी रोजगार प्रदान करता है ये प्रोग्राम। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये अ, आवास के लिए ये योजना मुख्यतः बनी है कि आवास जिनके पास नहीं है उनको आवास प्रदान करने के लिए। पीएम किसान निधि योजना जिसमें 6,000 रुपए एनुअल इनकम सपोर्ट दिया जाता है जो छोटे किसान हैं उनको। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी एनआरएलएम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रमोट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसजीएस इन रूरल इनकम जनरेशन, यानी कि ग्रामीण इलाकों में आय सर्जन करने के लिए स्वयं सहायता समूह है। ये एनआरएलएम के अंतर्गत ही होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस यानी आदर्श गाँवों का विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये योजना स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, क्लीनेंस, यानी ये सारे फ्लेगशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि किसके लिए चलाए जाते हैं? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तौर पे चलाए जाते हैं। यदि आप जानना चाहते हो रूरल डेवलपमेंट के बारे में टोटली, तो हमने 2 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसमें आप हर तरीके का प्रोग्राम को बहुत डिटेल में, बहुत ही सटीक तरीके से आप समझ पाओगे। आप हमारी इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, या वन टॉपिक वन क्लास की लिस्ट में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तैयार किए हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बेहद ख़ास ये क्लासेस रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की समरी की। हमने बात करी पुअर्टी की, जिसको क्या कहते हैं? लैक ऑफ बेसिक नीड्स कॉज्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी। मूलभूत आवश्यकताओं की कमी का होना, बेरोज़गारी का होना, जनसंख्या का बढ़ना, कम उत्पादकता का होना, ये गरीबी की निशानियाँ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीज़नल डिस्गाइज्ड एडुकेटेड ड्यू टू स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि मौसमी गुप्त शिक्षित कई तरीके की बेरोज़गारी हमने देखी। कारण क्या है? धीमा औद्योगिक विकास इसका मुख्य कारण है। इन्फ्लेशन की बात करिए, कंटीन्यूअस प्राइस का बढ़ना, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, यानी कि लगातार मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति कही जाती है, ये मांग और लागत की वजह से बढ़ती है। रीजनल इनइक्वालिटी यानी क्षेत्रीय असमानता, जिसमें अनइवन डेवलपमेंट और की बात करें कि अलग-अलग एरिया का असमान विकास होना रीजनल इनइक्वालिटी कही जाती है। रूरल प्रोग्राम्स हैं, हमने मनरेगा, पीएम किसान, एनआरएलएम, दीनदयाल, स्वच्छ भारत, ये सारी चीज़ें हमने रूरल प्रोग्राम्स के तौर पे हमने देखी। मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें, जो हमने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, आर्थिक नियोजन हो, नीति आयोग हो, इंडियन इकोनॉमी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, आप इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप इंडियन इकोनॉमी के पेपर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सारी क्लासेस देखनी चाहिए। एक बार देखना आपके लिए पर्याप्त है और एग्ज़ाम के टाइम आप इनको दोबारा देख लीजिएगा। आपका ये पेपर पूरी तरीके से एकदम सार्थक और क्लियर कट हो जाएगा। तो
एक और इसकी क्लास हम एक्सक्लूसिव अपलोड करेंगे इसी माइनर पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। उसके लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर बने रहिए और अगर चैनल पे नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद और अदर अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप करियर एजुनेस्ट को ज़रूर फ़ॉलो करें। इसकी पीडीएफ आपको वहीं उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप पिन कमेंट इसका ज़रूर चेक करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।